हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन बिहार कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे जो बिहार समग्र की बुक है उससे सारे के सारे सेट्स हमने कवर कर रखे हैं। अप्रॉक्स 5 से 6 सेट्स हमने कवर कर रखे हैं और आज का जो सेट है वो गुप्तकालीन बिहार से रिलेटेड है। इससे पहले जो मौर्योत्तर बिहार एंड मौर्य साम्राज्य, इन सब चीजों से रिलेटेड मगध साम्राज्य का उत्थान, ये सारे के सारे वीडियोस हमने कवर कर रखे हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो के बाद जाकर उन सारे वीडियोस को देख लें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार समग्र की बुक की बात करें तो इस बुक से ही सारे के सारे, अगर आपके जो स्टैटिक पोर्शन आपने कवर कर रखे हैं तो आपको एग्जाम में काफी मदद मिलती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कभी हुआ था। इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इस गुप्तकालीन बिहार के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बात की जाए गुप्तकालीन बिहार की तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 240 ईस्वी में इसके जो संस्थापक थे, इसकी जो स्थापना करी थी, ये की थी श्री गुप्त ने। ओके, श्री गुप्त ने इसकी स्थापना करी थी। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, और श्री गुप्त के जो पुत्र थे इनका नाम था घटोत्कच। ओके, तो घटोत्कच के जो पुत्र हुए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से। ओके, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है, जिनका शासनकाल जो है 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक माना जाता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में। ओके, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? तो यह है 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? तो ये किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और उसका गुप्त संवत का जो संबंध है वो किस संवत से था? वो था वल्लभी संवत से। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इन सारे फैक्ट्स को भी साथ ही साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, तो ये उपाधि जो है इन्होंने कहाँ धारण की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये उपाधि इन्होंने पाटलिपुत्र में धारण करी थी 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो लिच्छवी दोहित्र जो कहा था, ये किसने कहा था? ये कहा था समुद्र गुप्त ने। ठीक है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्योंकि किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र में, जहाँ पे किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक किया गया था। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो पूछा जा रहा है कि गया में बौद्ध मठ को स्थापित करने की अनुमति किससे मांगा गया था? तो ये मांगा गया था समुद्रगुप्त से। ठीक है, श्रीलंका के राजा थे वर्मन, जिन्होंने समुद्रगुप्त से बौद्ध में एक मठ स्थापित करने की
अनुमति मांगी थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और बात रही चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनफैक्ट बिहार के एग्जाम में ही नहीं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो था वो क्या था? वो था गुप्त युग। गुप्त युग में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये कुमार गुप्त थे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई थी? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है गुप्त काल में हुई थी। अच्छा, ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे कुमार गुप्त। और इसके साथ साथ आप एक और चीज याद रखेंगे कि गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो अगर बात की जाए तो बोध गया और नालंदा इन दोनों का ही अगर आपसे काल पूछा जाए तो ये क्या था? ये था गुप्त काल। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किसके समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चीनी यात्री फाहियान की बात करें तो यह 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। ठीक है। और इसका उद्देश्य था, किस उद्देश्य से ये भारत आया था? ये बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। यह भी आप साथ में साथ याद रखेंगे। और अगर बात की जाए कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि गुप्त काल में, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में, कि गुप्त काल में जो विद्वान थे, जो विख्यात विद्वान थे, वह कौन कौन से थे? तो वह आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। ये सारे के सारे जो थे वराह मिहिर, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आप याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ब्रह्मगुप्त, ये जो थे ये सारे के सारे विद्वान थे किस काल में? गुप्त काल में। ये सारे के सारे विद्वान थे। ओके। और फाहियान जो है, फाहियान की बात करें, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो यह 3 साल तक रहा। और किसके शासन काल में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ओके। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है वो पाटलिपुत्र नगर से था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है शाहाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखेंगे। कोई भी मूर्ति, कोई भी प्रतिमा जो प्राप्त होती है, कोई भी बोधि मंदिर होता है बोध गया से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये शाहाबाद से प्राप्त हुई है। ये आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह आपको बताना है कि ये जो 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की मूर्ति प्राप्त हुई है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो यह गुप्त काल के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? मतलब जरासंध की बैठक का जो निर्माण है वह किस काल का माना जाता है? तो वह माना जाता है गुप्त काल का। जितने भी एक्सप्लेनेशन थे हमने कवर कर रखे हैं। तो हम फटाफट सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्योंकि हमने वीडियो काफी लंबा नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तीर भुक्ति
जिसको आधुनिक दरभंगा भी कहा जाता है, उसका राज्यपाल कौन था? उसका राज्यपाल था गोविंद गुप्त। और यह गोविंद गुप्त कौन थे? तो यह गोविंद गुप्त जो था ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। यह भी आप साथ में नोट कर लेंगे। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? तो ये था नालंदा। नालंदा बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो यह किसके शासन के दौरान आया था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह कथन किसका था? तो यह कथन था फाहियान का। इससे पहले के जो सबसे फर्स्ट वीडियो जो हमने कवर किया है, उसमें ये हेमसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान सबके बारे में हमने कवर किया। किसका कथन क्या था, ये सारी चीजें हमने वहां पे कवर कर रखी है। सो आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, तो आई होप कि इस वीडियो के बाद उन सारी वीडियोस को आप देख लेंगे। वैसे फाहियान की बात करें तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और इत्सिंग जो है, ये चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु भी थे, और 10 वर्षों तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे, ओके। और मेगास्थनीज ने एक इंडिका पुस्तक की रचना की थी, ये भी याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत, हमने पहले ही आपको बता रखा है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो सौराष्ट्र, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय जो है, ये किस गुप्त सम्राट ने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनके शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल था, यह कब से कब तक था? ये 375 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक था। यह भी आप साथ में याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरि सेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो ये किसने किया? ये समुद्रगुप्त ने किया। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना किसने की थी? जिसके रचयिता थे हरि सेन। और इस बुक में, इस पुस्तक में किसके विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो आपको यह बताना है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे। तो हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, और दूसरा था जो मेन कारण था वो थे कमजोर शासक। ये तीनों के तीनों कारण बने गुप्त साम्राज्य के पतन की। बात की जाए अगर आक्रमण की, तो सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुआ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ। और सबसे ज्यादा हुनों का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ। ये आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मगध पर
मिहिर पुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो मगध पर मिहिर पुल का आक्रमण जो है वह हुआ नरसिंह गुप्त के शासन काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर गुप्त काल के टाइम में जो विद्वान है उन विद्वानों के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कौन कौन से हैं, वो है वराह मिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ये वराह मिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो है ये 3 विद्वान के नाम आप गुप्त काल से आप याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 31 क्वेश्चन कवर किया है गुप्त काल से रिलेटेड। इसी तरीके के सारे वीडियोस हैं जो कि हमने अभी तक कवर कर रखा है। आप उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए, आपके आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है वह सारा क्वेश्चन और सारे वीडियोस जो हमने कवर किए हैं। सो फ्रेंड, वैसे ही वीडियोस हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। आपका ये जो बिहार समग्र की बुक है उससे सारे के सारे कंटेंट आपको हम कवर करवाते रहेंगे। सो कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।